हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2016 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है, साइंस के जो सेक्शन है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ये समतल दर्पण है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब यानी इमेज के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो समतल दर्पण के सामने ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है, यानी कि ऋतु की जो इमेज है वो 10 मीटर है। मीन्स ऋतु मिरर से ये इमेज जो होता है वो दुगना होता है, डबल होता है, तो 10 कह रहा है। यानी कि जब हम उसकी एक्चुअल डिस्टेंस निकाले मिरर से तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे 5 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर एक्चुअल दूरी, 5 मीटर वो समतल दर्पण से दूर खड़ी है। अब ये कह रहा है कि यदि वो दर्पण की ओर 2 मीटर चले, 2 मीटर और वो नज़दीक जा रही है, मतलब 5 से 2 मीटर और आगे बढ़ रही है। पहले 5 पर थी, 2 और आगे बढ़ गई थी, यानी कि 5 माइनस 2 3 मीटर, यानी कि वो उसके बिल्कुल नज़दीक उसकी मिरर की ओर जा रही है, तो 3 मीटर उसकी दूरी हुई। तो पूछ रहा है कि अब उसका प्रतिबिंब बताइए कि क्या होगा। तो डबल होता है तो 3 × 2 यानी कि 6 मीटर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे 6 मीटर ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है एक एसिड बेस के जो हम लोग चेक करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, उसमें बेस्ट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी को जो बुक्स होते हैं उसके जो एक्टिविटी होती है वहीं से इस क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या है। यहाँ पे 3 परखनलियाँ हैं XYZ, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी गई हैं। 3 XYZ परखनली लिया गया है, उसमें विलयन आधा आधा भर दिया गया है, डिफरेंट है। और क्या है चलिए देख लेते हैं। X में सोडियम क्लोराइड है, Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और Z में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये क्लोराइड है, एसिड है, ये बेस है और ये फिर एसिड है। उपरोक्त प्रत्येक विलयन में फिनेप्थलीन विलयन की एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे। परखनलियों से भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है कि फिनेप्थलीन क्या होता है। एक इंडिकेटर होता है, जैसे ये मैनमेड इंडिकेटर है, ऐसे नेचुरल इंडिकेटर एसिड बेस चेक करने के होते हैं, वो आप जानते ही हो। तो ये फिनेप्थलीन की जो कैरेक्टर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब ये एसिड से और बेस से जब रिएक्शन करता है, तो बेस से रिएक्शन जब ये करेगा तो इसका कलर चेंज होता है, बट एसिड से जब ये रिएक्शन करता है तो इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे एसिड दिए हुए हैं, तो क्लोराइड और HCl, तो इन दोनों से जब रिएक्शन करेगा तो ये बिल्कुल उदासीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बेस से रिएक्शन करेगा तो ये पिंक कलर का होगा। तो चलिए ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। तो वाई पिंक हो रहा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट हो गए, वाई पिंक हो रहा है। तो चलिए ये दोनों को लिख लेते हैं। फिर देखते हैं कि ये एसिड में कलरलेस होता है, तो यहाँ पे कलरलेस, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। यहाँ पे क्रम बताना है कि आगे से पीछे की तरफ अगर हम दांतों के ऑर्डर को देखें तो क्या होगा। तो ये कृंतक होता है पहले, फिर रदनक होता है काटने वाला, कृंतक कहते हैं उसको, फिर अग्रचौर्णक, फिर चौर्णक। तो साफ दिख रहा है ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही होगा। अगर चौर्णक सबसे लास्ट में होता है और कृंतक सबसे आगे होता है, उसके बाद रदनक आता है। तो ये ऐसे ही सही हो गया। ये सारे गलत दिए हुए हैं, यहाँ पे चौर्णक दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे रदनक पहले दे दिया, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और चौर्णक और अग्रचौर्णक ये तो होगा ही नहीं, तो राइट ऑप्शन 1 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषणकर्षण यानी खींचने के लिए जो वृक्ष पानी ऊपर खींचते हैं के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषणकर्षण होता है? यानी कि जो पानी खींचता है प्लांट अपने वो रूट से, वो किस घटना के कारण ये खिंचाव होता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। शोषण प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है, बट
और भी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती हैं। पानी की बात कर रहा है, पानी वृक्षों के ऊपर जो चूषण कर्षण सब होता है यानी खिंचाव होता है, तो वाष्पोत्सर्जन में जब बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है तो यहाँ पे यही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है, किससे अदरक को रिप्रोडक्शन क्या कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे तने से निकलता है, ये तो सीधा है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक हैं, यहाँ पे गुड कंडक्टर की बात कर रहा है, कंडक्टर चालक है। तो चालक सिरका, तो इसमें कम आयन होते हैं फिर भी ये होता है चालक होता है। शर्करा का विलयन, तो ये चालक नहीं होता है। लवण का विलयन, तो ये भी चालक होता है। अशुद्ध जल ये चालक नहीं होता है। जो डिस्टिल वाटर होता है ये चालक नहीं होता है। तो यहाँ ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए, पढ़ना है और पता करना, देखना है कि इसमें से कथन सही है, कौन कौन सा सही है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, हाँ बिल्कुल जीवित रह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बिना। और पौधे शोषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण शोषण दोनों ही आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण भी चाहिए, शोषण भी चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और शोषण पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय मतलब घटित होने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों सही हैं। ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है। तो ये यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये सी डी आंसर में ये ऑप्शन 4 होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि लकड़ी का एक गुटका मतलब एक क्यूबाइड जैसा शेप में किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। और सपोज ये मेज है, आप समझ लो इसको ऐसे, और इस पर एक लकड़ी का टुकड़ा बॉक्स रखा हुआ है। तो विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है, किस वजह फोर्स लग रहा है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इसमें कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ये रॉन्ग है, इसमें फोर्स लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य करता है, तो नहीं यहाँ पे, तो ये तो गति में है ही नहीं, तो विराम की अवस्था में तो गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल यहाँ पे नहीं होगा। इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, हाँ ये बिल्कुल बैलेंस में है, विराम अवस्था में है, तो ये बैलेंस में है, बैलेंस फोर्स यहाँ पे होगा, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि बांस के पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। तो बांस में तो रिश्तेदार और जड़ें होती हैं, झकड़ा जड़ भी जिसको बोलते हैं। तो रिश्तेदार झकड़ा या 2 जगह है, तो मूसला जड़ तो ऐसे कैंसिल हो गया रिश्तेदार। अब देखते हैं शिरा विन्यास कौन सा आता है, जालिका रूपी नहीं, समानांतर होता है, तो समांतर शिरा विन्यास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चुंबक को विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है, नहीं का ऑप्शन कर लेंगे, यहाँ पे सही नहीं है। तो जो सही है उसको देख लेते हैं। आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। तो ये ऐसा नहीं है कि आकर्षण से ही हम चुंबकों को परीक्षण करते हैं कि हाँ वो चुंबक है, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। तो हाँ ठीक है। और चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक जैसे जो होते हैं समान होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्सन होता है। तो हाँ ये भी सही है। क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, बिल्कुल सही है। किनार कॉर्नर पे क्षण चुंबक होते हैं उनके, तो ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ये रॉन्ग दिया गया है, तो ये है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए धातुओं और अधातुओं उनके उपयोग से मिलान के उपयोग से करना है, मतलब उनके यूजेज के बेसिस पे। तो आयोडीन का जो उपयोग होता है वो घाव पर होता है, तो A का 2 हो जाएगा, तो A का 2 यहीं पे है, तो ऐसे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। मरकरी का तो टेम्परेचर में होता है मरकरी, तो B का 3 एल्युमिनियम जो होता है डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ पैकेजिंग में यूज़ होता है, तो C का 4 एंड क्लोरीन जल शोधन, तो ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए, इसमें जो ट्रू है उसको बताना है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है, तो नहीं, मेलामाइन बोल सकते हैं, बेकेलाइट नहीं कहेंगे। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है, नहीं थर्मोसेटिंग नहीं है, ये भी रॉन्ग है। और बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग, हाँ दोनों थर्मोसेटिंग हैं,
मतलब एक बार ये बन जाए, ये जल्दी से पिघलते नहीं है, फिक्स हो जाते हैं। थर्मो सेटिंग से यहाँ हम समझ सकते हैं कि सेट हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। पैकेलेट थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक एक्टिविटी कराई गई है, क्रियाकलाप कराया गया है। तो कि शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया, सल्फर को जलाया और उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और ये सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर नहीं आए। मतलब सल्फर को जला करके और एक गिलास के अंदर रखा, उसको ढक दिया, ढक्कन लगा दिया और कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी में डाला, तो जो गैस अंदर गई है उसमें उसने पानी मिला दिया। अब उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होता है यदि गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं, मतलब इंडिकेटर डाले जाते हैं चेक करने के लिए। तो अगर एसिड होगा तो नीला लाल हो जाएगा। तो देखते हैं कि दोनों में से कोई परिवर्तन तो होगा, और नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है, नहीं ये भी रॉन्ग है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो यहाँ पे डाइऑक्साइड बन रहा है, तो किसी भी वो ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन किया गया है, तो ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड तो क्षारीय ही नेचर का होगा, तो अम्ल ही दिखेगा वहाँ पे, तो यानी कि लाल हो जाएगा। सीधे ही हम लगा देते हैं ये कि नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है, लाल नीला नहीं होता है, नहीं ये भी रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो हमें बच्चों को क्या सीखने को मिल सकता है, कौन सी स्किल्स वो सीखेंगे। तो प्रेक्षण तो सीखे, निष्कर्ष निकालना, तो मापन यहाँ पे नहीं, मापन नहीं होगा। प्रेक्षण चरों का निरीक्षण नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रेक्षण वर्गीकरण, हाँ क्लासिफिकेशन करना, वो सीखा और कंक्लूजन निकालना, तो ये ऑप्शन 3 हमारा सही है। प्रेक्षण और मापन नहीं, ये भी गलत है। एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों को 2-2 बूंद रखने को कहती है। इसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करके उन बूंदों को नीचे पहुंचाने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थी के संज्ञान में लाना चाहती है। तो यहाँ पे सतह पर तेल और चीनी के घोल को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो ये विस्कोसिटी है, श्यानता, उनके गाढ़ापन जो है उसको चेक करने की कोशिश कर रही है। तो इससे विस्कोसिटी से किसी भी लिक्विड का द्रव का जो गाढ़ापन होता है वो चेक किया जाता है कि कौन सा लिक्विड कितना गाढ़ा है, तो ये विस्कोसिटी ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 4 में बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे वृद्धि के लिए कच्चा माल कुल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। बच्चों को ये लगता है कि कच्चा माल जो होता है, जो मिट्टी से मिलता है, उन्हीं से पौधे बढ़ते हैं। तो इससे इस विचार को अगर हम खंडन करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुनियोजित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना, उनकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए करना, हाँ ये हो सकता है। ये करेंगे तो वो समझ आएंगे कि सिर्फ मिट्टी ही नहीं चाहिए, पानी में भी प्लांट ग्रो करते हैं, तो ये वो करेंगे तो समझ आएंगे, ये सही है। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में मनोरंजक पठन समग्र पैकर, नहीं ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मापदंड की अपेक्षा है कि, तो विज्ञान के को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकार और प्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नहीं, सामाजिक सरोकार से अलग नहीं कर सकते हैं विज्ञान को कैसे विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिनकी अनूठी विशेषताएं हैं। सभी विषय अपने आप में अनूठे होते हैं, ये भी रॉन्ग है। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना जाना चाहिए। तो प्रक्रिया से बता देने से बच्चे कि पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का वैधता का मापदंड की अपेक्षा की बातें कर रहा है, तो वो नहीं होगा, हम इसे ही अपेक्षित नहीं करते हैं। शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए समझेगा, हाँ बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियाँ संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। हाँ नहीं की बात कर रहा है कि कौन सा नहीं है, तो वे विज्ञान के विचारों को की समझ बढ़ाएं, तो नहीं ये नहीं है। व्यवहारिक प्रयोगात्मक, हाँ जो है वो कर लेते हैं, जो नहीं होगा अपने तो वे ही कट हो जाएगा। तो वे विज्ञान के विषयों की समझ बढ़ाएं, तो हाँ बिल्कुल उच्च ग्रेड नहीं, यही गलत है। उच्च ग्रेड और नंबर लाने के लिए हमें नहीं संचालित करना है गतिविधि।
वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें, हाँ बिल्कुल। हस्त कौशलयुक्त कौशल विकास में सहायक, हाँ बिल्कुल। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यही गलत है यहाँ पे। एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर एक मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए। पट्टी के एक सिरे से एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट साफ साफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम का प्लेट लिया गया, इस पर मोमबत्ती कैंडल को जला दिया गया है। कैंडल जलाने के बाद कैंडल रखा गया है, ऊपर से नीचे यहाँ से हीट दिया जा रहा है। तो चलिए अब नीचे देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, गर्म होते हैं तो एक के बाद एक करके सारे पिघल जाते हैं। एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। यहाँ पहला जब गिर जाता है, पिघल जाता है, तो यहाँ से हीट नेक्स्ट में ट्रांसफर होती है, यहाँ से नेक्स्ट में ट्रांसफर होती है। तो ये फ्रैक्शन है और भी निष्कर्ष है, बिल्कुल ये फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, 2 आइस क्यूब लिए जाते हैं, बिल्कुल समान घनाभ। उनमें से एक कुछ चूर्णित किया जाता है तो दूसरे को ऐसे ही छोड़ जाता है। एक को बिल्कुल चूर्ण बना लिया जाता है, दूसरे को क्यूब के शेप में छोड़ा जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलता है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो प्रयोग तो कुछ करना नहीं है, चरों पर नियंत्रण, परिकल्पना कुछ नहीं, बस फ्रैक्शन का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कक्षा 7 के एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप कराते हैं। तो एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है, उसके ऊपर स्पिरिट डाला जाता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रख दिया जाता है। उसके तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग उड़ न जाए। उससे पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती हैं। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। तो इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। तो प्रश्न क्या क्या प्रश्न बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण आकलन करेगा? तो परखनली में स्पिरिट उड़ते समय क्या सावधानी बरतेगी? तो नहीं, यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। पत्ती को हानि नहीं पहुँचे तो पत्ती को यहाँ हानि नहीं पहुँचाना, हम एक्सपेरिमेंट करें तो हानि पहुँचेगी। जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग क्या हुआ? हाँ, ये इसमें पूछा जा सकता है। क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना ये प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, क्लोरोफिल तो पत्ती में होता ही है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड सही होगा। चलिए देखते हैं कि आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो पहले मिश्रण को पृथक करें, यहाँ समझाने की बात करें, समझाना नहीं है। उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विभिन्न विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे, उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। तो ये इसको रख सकते हैं अभी। पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे, जैसे रेत और नमक को लेकर आ सके। तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे, नहीं उत्तर तक नहीं जाना, वो खुद ही पहुँच जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रेत और नमक के मिश्रण को ले लेंगे, उन्हें उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे, तो खुद ही दिखा देंगे और विद्यार्थी उसको रिपीट करेगा। तो ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और तकनीकी के संबंध में वर्णन करता है? तो विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। नहीं, ये कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, ये रॉन्ग है। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्य उन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होता है। तो हाँ, ये सही है। विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है, तकनीक उसके अपेक्षा नवीन है। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी तकनीक हुआ करते थे, विज्ञान प्राचीन है, ठीक है। विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से अलग अलग नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? तो सूर्यमुखी पुष्पों का गुच्छा होता है, पता है आप लोगों को। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। साइकिल के पहिया यहाँ पे क्या शो करता है? तो वृत्तीय तो है, ठीक है। स्थानांतरीय गति, इसको छोड़ सकते कुछ देर के लिए। वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति नहीं, आवर्ती नहीं है कि स्थान पर घूमता तब तो वो तो गति में है ना, आगे बढ़ रहा है। स्थानांतरीय ठीक है, लेकिन आवर्ती गति, तो फिर आवर्ती ये भी नहीं होगा, यहाँ आवर्ती ये भी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन 1 सही होगा। मान लीजिए आप एक किसान हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, मृदा काली है, क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, और आप अपने खेत में रेशे वाली प्रदान करने वाली पौधे उगाना चाहते हैं, तो किसे प्राथमिकता देंगे? रेशे वाली फसल उगाना है और मृदा काली है तो काली कपास, इसको ऐड कर सकते हैं। तो शुरू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कपास तो खेती के लिए उष्ण जलवायु, काली मृदा की जरूरत होती है। काली मृदा की खासियत होती है कि उष्ण जलवायु में भी वो अपनी इम्यूनिटी को बड़ा बरकरार रखती है, बनाए रखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। विषम को चुनिए।
तो यहाँ पे ब्रोनविसम है, अंडा अंडाणु। तो यहाँ पे हम एक ऑड है, लाला रस का कार्य क्या है, तो ये स्टार्च को शर्करा में चेंज कर देता है। तो सिंपल है। सही, कौन सा कथन सही है? अंतः शोषण की, तो श्वास में किसी के वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, होती है, ये गलत है, बिल्कुल होती है। अंतः शोषण और उच्छ्वसन यानी श्वास खींचने और निकालने में दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तो हाँ सही है, दोनों में ऑक्सीजन मिल रहता है और उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है, गलत बोल रहा है, होती है। श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से कुछ कुछ रिपीट भी हुए हैं, वहीं से लिए गए हैं। और तो इस वजह से हमें बस ये प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए और एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।